श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस परिचर्चा में दो बेहद खास मेहमान आज उपस्थित हैं। आपका हम परिचय दे दें। सबसे पहले डॉक्टर आशीष पटेल, आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, वात रोग और मनरोग विशेषज्ञ हैं और जिला आयुर्वेद चिकित्सालय सागर में आप आयुष मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। दूसरी आमंत्रित विशेषज्ञ हमारे बीच में डॉक्टर पारुल सारस्वत जी हैं। आप आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय सागर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। श्रोता, हम बता दें कि प्रतिवर्ष धन्वंतरि जयंती, जिसे हम धनतेरस के रूप में भी मनाते हैं, हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है सन 2016 से, हम 8वें पड़ाव पे आ गए हैं। आयुर्वेद का बहुत अच्छे तरीके से विस्तार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। इसी तारतम्य में हमने इस परिचर्चा का आयोजन किया है। और आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मानव जीवन में क्या महत्व है, चिकित्सा में क्या महत्व है, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति इसकी क्या है और ये मानव मात्र के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, इन तमाम विषयों पर प्रकाश डालने के लिए हम आज इस परिचर्चा में प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर पारुल सारस्वत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद का एक मानव के जीवन में, मानव समुदाय के लिए क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है और क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाए जाने के पीछे। नमस्कार। भगवान धन्वंतरि आरोग्य, सेहत, आयु के देवता हैं, जिन्हें आयुर्वेद जगत के प्रणेता, वैद्य, शास्त्र के चिकित्सक कहा गया है। उनकी आज के दिन ही समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी, जिससे आयुर्वेद दिवस धनतेरस एवं धन्वंतरि जयंती के नाम से बनाया जाता है। आयुर्वेद हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। इसको बढ़ावा देने के लिए धन्वंतरि जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया है। इस वर्ष 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, जिसका प्रयोजन जन सामान्य को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का उपयोग कराकर स्वास्थ्य प्रदान कराना है। आयुर्वेद के बारे में जन जन तक ये बात पहुंचानी है कि कैसे मानव समुदाय के लिए वो हितकर है। और आयुर्वेद जो है प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक है, आपने बताया। डॉक्टर आशीष पटेल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष जब ये हम आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, बहुत सारी गतिविधियां जो है हमारे जिले में होती हैं, आयुर्वेद विभाग की तरफ से होती है, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय की तरफ से होती है। तो इस बार जो 8वां आयुर्वेद दिवस हम मना रहे हैं, इसमें कौन कौन सी गतिविधियां खासकर जो हम मनाने जा रहे हैं इस आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में? इस बार 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, तो इसकी हर वर्ष एक थीम रखी जाती है। तो इस बार की जो थीम है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। साथ साथ इसी के साथ हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, मीन्स आयुर्वेदा फॉर एवरीवन फॉर एवरी डे, इस थीम पे रखा गया है। इसके अंतर्गत जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन जैसी गतिविधियों पर जोर दिया गया है, जिसमें कृषि आयुर्वेद को बढ़ावा देने, लोगों को स्वतः भागीदारी के साथ सशक्त और प्रोत्साहित करके स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा देना और पेशेवरों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना। साथ साथ 3 विषय को मेन केंद्रित किया गया है: किसानों के लिए आयुर्वेद, छात्रों के लिए आयुर्वेद और जनता के लिए आयुर्वेद। यह आयोजन विगत 1 माह से चल रहा है, जिसमें आयुर्वेद संस्थाओं में प्रदर्शनी लगाकर, रंगोली, क्विज जैसे कंपटीशन करके, अनुसंधान अध्ययनों के जो शोध परिणाम आए हैं उनका प्रचार प्रसार करके, मेडिकल कैंप लगा के, स्कूल कॉलेजों में छात्रों को और कर्मचारियों को जन जागरूकता व्याख्यान देके, किसानों को आम औषधियों का वितरण करके, साथ साथ आयुर्वेद को जन सामान्य में लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रतियोगिता जैसे मैराथन, अनेक प्रतियोगिताओं के थ्रू बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां की जा रही हैं। जी, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो इस वर्ष की जा रही हैं और जन सामान्य के बीच में कैसे आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाया जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर पारुल सारस्वत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जन सामान्य के बीच लोकप्रिय बनाने की बात चल रही है, तो कौन कौन सी ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं आयुर्वेद में? देखिए, आयुष चिकित्सा पद्धति होती है मेन, उसमें 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है: आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी। उसमें से आयुर्वेद के लिए स्पेशली मैं बताऊंगी कि इसमें हमारी पंचकर्म चिकित्सा होती है, जिसमें 5 प्रकार की थेरेपीज की जाती हैं। उनमें जितने भी अपने विभिन्न प्रकार के रोग हैं, उनका निदान किया जाता है और उनके साथ औषधियों का सेवन कराया जाता है। तो ये सब मिलके सभी रोगों को दूर किया जाता है। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की बात आपने की कि बहुत लोकप्रिय है और वात कफ पित्त की भी बहुत बात होती है। डॉक्टर आशीष, चिकित्सा की बात हम जब करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा की बात जब करते हैं,
तो आप वात रोग विशेषज्ञ भी हैं जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि शरीर में इन वात कफ पित्त का संतुलन होना कितना जरूरी है और कैसे इससे स्वास्थ्य संबंधी विकार पैदा होते हैं। बात करें आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, आयुर्वेद में 3 दोषों का विशद वर्णन मिलता है, वात, पित्त और कफ। इन्हीं के द्वारा ही आदमी अगर ये सामान्य अवस्था में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और ये जब विपरीत हो जाते हैं या अधिक या कम हो जाएं तो रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इनकी सामंजस्य बैठाना ही इसकी चिकित्सा है। तो वात, पित्त, कफ के लिए जो चिकित्सा है, तो 2 रूपों में आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन मिलता है या वर्णन है इसका। एक तो समन चिकित्सा, माने जो दोष बढ़े हैं उनको दवा देके ओरली, और उनको दवा दिया जाना है, रोक देना। और दूसरी जो चिकित्सा है वो होती है शोधन चिकित्सा। जो शोधन चिकित्सा होती है उसमें क्या होता है कि जैसे उस दोष के संबंधित जो रोग हो रहे हैं उसको समूल नाश करने के लिए शोधन, जिसे आम भाषा में डिटॉक्सिफिकेशन या शुद्धिकरण कहते हैं। तो अलग अलग दोष के अनुसार उसकी शुद्धिकरण होता है। जो शुद्धिकरण जिस क्रिया से किया जाता है उसे पंचकर्म कहते हैं। अब पंचकर्म इसलिए कि इसमें 5 कर्म होते हैं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस और रक्त मोक्षण, ये 5 हैं। तो अलग अलग दोषों की अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग है। तो बात के लिए जिस प्रकार से बस्ती, मेडिकेटेड एनीमिया दिया जाता है। एक वमन क्रिया होती है जिसमें मेसेस या वॉमिटिंग कराई जाती है, कफ दोष के लिए किया जाता है। तीसरा आपका विरेचन है, इसमें विरेचन पित्त दोष वालों के लिए किया जाता है। इसी के साथ एक नस होता है। आयुर्वेद में बताया गया जो रीवा से, गर्दन से जो ऊपर की जो एरिया है उसमें जो रोग होते हैं, जो नाक, कान, गले में, सिर से संबंध, तो उसमें नेजल ड्रॉप नाक से कुछ दवा दी जाती है, उसे नस कहते हैं। और जो 5वां है रक्त मोक्षण, इसमें ब्लड लीटिंग यानी ब्लड निकाला जाता है, अशुद्ध जो ब्लड होता है शरीर में, त्वक रोग हुए या आपके बहुत से रोग हैं जिनमें ब्लड निकाल के चिकित्सा की जाती है, उसे रक्त मोक्षण। इस प्रकार से ये 5 चिकित्साएं जो होती हैं उन्हें पंचकर्म में रखा गया है। हम शीत ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे और समझना चाहेंगे कि शीतकालीन ऋतु के हिसाब से जो खासकर समस्याएं होती हैं लोगों में, उसके निदान के लिए आयुर्वेद में क्या व्यवस्थाएं हैं? आयुर्वेद में जनरली हर 2-2 महीने पे 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। जो शरद ऋतु, इस समय पित्त की अधिकता होती है, तो पित्त की, और थोड़ी थोड़ी ठंडी बढ़ती जाए, शुष्कता बढ़ती जाए, तो उस समय वात दोष बढ़ जाता है। तो मेनली आप देखेंगे कि वात दोष से होने वाले रोग इस समय ज्यादा देखे जाते हैं, जैसे कब्ज है, गैस है, जोड़ों में दर्द है, चक्कर आना, सांस संबंधी दवा, तो ये रोग मिलते हैं। और ये मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि मौसम में शुष्कता हो जाती है और ठंडा होता है। ये जो रोग और शीत गुण है ये वात को बढ़ाते हैं, तो वात रोग अधिकता मिलते हैं। तो उस संबंधी आप देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये माने आम बात, और जो जोड़ों के रोग हैं वो अधिकता बढ़ जाते हैं। तो वात रोग की चिकित्सा की जाती है जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि पंचकर्म में वो बस्ती के द्वारा, और भी थोड़ी प्रोसीजर है, नाड़ी स्वेदन है, कटी बस्ती है, कुछ प्रोसीजर के द्वारा वात की चिकित्सा की जाती है। जी, शीत ऋतु में वात की अधिकता हो जाती है, इसलिए वात संबंधी विकार दूर किए जाते हैं। डॉक्टर पारुल सारस्वत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो महिलाओं से जो संबंधित समस्याएं खासकर होती हैं, उनका आयुर्वेद में कितना सटीक इलाज हो सकता है? देखिए, भारत में आधे से अधिक महिलाएं किसी न किसी स्त्री रोग संबंधी या प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव करती हैं। उनमें सबसे आम समस्या पीसीओडी, पीसीओएस, बांझपन या मासिक धर्म में दर्द, अनियमित मासिक धर्म, हार्मोनल असंतुलन या प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम्स, फाइब्रॉइड्स आदि प्रचलित है। वर्तमान समय में ब्रेस्ट, ओवेरियन एंड सर्वाइकल कैंसर के विकारों में भी वृद्धि हुई है। पर आयुर्वेद में स्त्री रोग संबंधी और प्रजनन संबंधी विकारों से पीड़ित महिलाओं के लिए बहुत ही सटीक इलाज उपलब्ध है, क्योंकि यह इलाज प्रभावी, दीर्घकालिक है और जो दुष्प्रभावों से रहित है और रोग की पुनरावृत्ति को रोकता है। आयुर्वेदिक उपचार में सही संयोजन से यदि औषधियों के साथ साथ सही आहार और सही जीवन शैली का पालन किया जाए तो निश्चित ही आपको उस रोग से मुक्ति प्राप्त होगी। सही सटीक इलाज किया जाए तो रोग से मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर आशीष पटेल, आयुर्वेद को हम ये समझना चाहेंगे कि ये प्रिवेंशन के लिए यानी रोकथाम के लिए इसका ज्यादा बेहतर इलाज किया जाता है या फिर निदान के लिए ज्यादा बेहतर है, या दोनों ही
तरह की समस्याओं के लिए अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, चिकित्सा पद्धति है। जी दीपक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आयुर्वेद के सिर्फ 2 ही उद्देश्य हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो माने जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखा जाए, और बाय चांस अगर वो बीमार हो जाता है तो उसकी चिकित्सा है। दोनों तरीके की पद्धति है, लेकिन इसमें मूलतः जो विशेषता इसकी है कि इसने जो जोर दिया है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण पे ज्यादा दिया है। तो इसमें व्यक्ति को जो डेली दिनचर्या है, सुबह से लेकर रात को सोने तक का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि उसको किस ऋतु में, ऋतु अनुसार है, किस तरीके से रहना है, उठने से लेकर एंड तक क्या क्या क्रियाएं करनी है, वो तमाम चीजों का वर्णन किया गया है। आहार का, विहार का, कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, तमाम वर्णन है। तो स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा जोर दिया गया है। तो जो 2 उद्देश्य मैंने बताए हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा जो है कि रोगों का इलाज करना। तो आयुर्वेद में दोनों तरीके की चीजें हैं और दोनों ही सटीक हैं, लेकिन ज्यादा जोर स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए रखा गया है। तो उसी के लिए आयुर्वेद का इस 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति घर में रह के भी स्वस्थ रखा जा सके। जी, बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, स्वास्थ्य ही उसकी उत्तम अवस्था है और वो विकार की तरफ ना जाए। इसलिए आयुर्वेद प्रयास कर रहा है, और निदान भी और इलाज भी और रोकथाम भी, ये तीनों ही आयुर्वेद के माध्यम से मुमकिन है, संभव है। यहाँ पर बस हम चर्चा के आखिरी चरण में हैं और डॉक्टर पारुल सारस्वत जी, आयुर्वेद लोगों तक पहुंचे और लोगों का विश्वास, चूंकि ये बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और रोगों का जो है समूल नाश करती है। आपने बताया साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसका, लोग इसके प्रति जागरूक हों और इस पद्धति का भरपूर लाभ लें। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भारतीय महिलाएं हैं स्पेशली, वो काम में इतनी व्यस्त रहती हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती हैं और उनको छोटी छोटी बीमारियां घर कर लेती हैं। तो पहले तो वो अपनी हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखें। एनीमिया महिलाओं में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो वो अपने को घर के, उनकी किचन में ही इतने चीजें होती है जिससे वो एनीमिया को दूर कर सकती हैं। देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाता था, वो इसलिए कि लोहे की कढ़ाई खुद एक आयरन का स्रोत है। तो ये छोटी छोटी आपके किचन में इतने सारे मसाले हैं जो आपके सभी रोगों को दूर कर सकती है, और किचन से ही आयुर्वेद शुरू होता है। वहां से आप देखेंगे जो आयुर्वेद की छोटी छोटी दवाइयां हैं वहीं से चालू होती हैं। उसके लिए आप आयुर्वेद घर से अपनाएं, खुद आप महसूस करेंगे कि हमें ये लेने से परिवर्तन हुआ है। फिर आप चिकित्सक के पास पहुंचे, अपनी समस्याओं का समाधान वहां से प्राप्त करें और आप निश्चित ही अपने रोगों से मुक्ति पाएंगे। बहुत महंगी महंगी दवाइयों के पीछे भागने की धारणा है, इससे बचने की आवश्यकता है। और बहुत सही फरमाया आपने कि आपके किचन में ही वो सामग्री तमाम उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आप आरोग्य की तरफ बढ़ सकती हैं। महिलाएं खासकर इस दिशा में बहुत जागरूक हो सकती हैं। यहाँ पर आखिरी में डॉक्टर आशीष पटेल साहब, आपने बताया कि किसानों के लिए, छात्रों के लिए और जनता के लिए आयुर्वेद है। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हुए कि किसान के लिए और छात्र के लिए खासकर आयुर्वेद क्या भूमिका अदा कर सकती है? किसानों के लिए तो मूल रूप से क्या है कि जो औषधीय पौधे हैं, आयुर्वेद में ये बोला गया है कोई भी पौधा अनौषध नहीं है, हर चीज की उपयोगिता है, बस उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पे ही पौधे आपको ज्यादा मिलेंगे, शहरी क्षेत्र तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से। तो मेन उद्देश्य है कि जो आसपास पौधे लगे हुए हैं उनका डेली रोज में या आपको जो सामान्य बीमारी हो रही है उसमें किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ कुछ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है जो मार्केट में आप उसको बेच सकते हैं, उससे अर्थ का भी अर्जन कर सकते हैं। तो उस तरीके से कई प्रोसेस चल रही हैं। जैसे अश्वगंधा का पौधा है, अश्वगंधा का मूल उपयोग होता है, उसकी खेती की जा सकती है और वो जनरली देखते हैं 7,000 से 8,000 रुपए क्विंटल बिकती है और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो कुछ औषधीय पौधे जो आपके वातावरण एनवायरमेंट के अनुसार हो सकते हैं, तो उस संबंधी जानकारी दी जा रही है क्षेत्र के अनुसार प्रदेश भर में कि कहाँ पे किस पौधे की आप खेती कर सकते हैं। साथ साथ उन औषधीय पौधों की भी जानकारी दी जा रही है जो आसपास लगे हुए हैं, चाहे वो तुलसी हो, अश्वगंधा हो, वो कैथा हो, आपका बिल्व हो, नीम हो, इनका किन रोगों में कब कब आप उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं डिस्पेंसरी लेवल पे औषधीय पौधों की जानकारी दे रहे हैं। तो ये किसानों के लिए। और दूसरा है
आपने पूछा विद्यार्थी के लिए, तो विद्यार्थी के लिए विद्यार्थियों के स्कूल या कॉलेज जाके प्रॉपर व्याख्यान लेके कि आयुर्वेद की उपयोगिता क्या है, उसमें पूरी दिनचर्या किस तरीके से आदमी को अपनी शुरुआत करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाके क्या होता है, किस प्रकार से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सीक्रेशन होता है जनरल स्वस्थ रहने के लिए, और दूसरा आहार विहार किस तरीके से करना चाहिए, तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को अप करने के लिए आपको कैसे समय का प्रबंधन करना है, ठीक है, और उसमें साथ में आयुर्वेद में कुछ ऐसे हर्बल सुगंधा हुआ, शंख पुष्पी हुई, गुड़ूची हुई, ठीक है, बचा हुआ, कुछ मानसिक जो रोग हैं उनके लिए इलाज के लिए कुछ ड्रग हैं, उनका उपयोगिता के बारे में बताना, और सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए कि प्रॉपर एक्सरसाइज। आजकल देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे कैसे बचा सके, आपकी दिनचर्या किस तरीके से रहे, और आप निश्चित समय में भी अच्छे से अपना कर्म करके और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पा सकें, उस संबंध में व्याख्यान देके लोगों बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। ज्यादा उत्पादक बनाना है लोगों को, और उत्पादक तब बन सकते हैं जब वो स्वस्थ रहेंगे जी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। और आयुर्वेद किसानों के लिए नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, पूरी जनता के लिए है, पूरे मानव मात्र के लिए है। और बहुत अच्छा फरमाया आपने कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और रोगी को रोग मुक्त करना आयुर्वेद का मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों ही मेहमानों का कि 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के ऊपर आप दोनों लोगों ने हमारी जनता को जागरूक किया। डॉक्टर पारुल सारस्वत, आयुष मेडिकल ऑफिसर, और डॉक्टर आशीष पटेल, आयुष मेडिकल ऑफिसर, आप दोनों ही जिला आयुर्वेद चिकित्सालय से हमारे बीच आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी दीपक जी, लास्ट में एक संदेश और देना चाहता हूँ कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में महापर्व है लोकतंत्र का, तो स्वस्थ लोकतंत्र को अपनाने के लिए सभी लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि मतदान जरूर करें। महिलाओं के लिए आप भी कुछ आह्वान करना चाहेंगे डॉक्टर? मैं भी यही आह्वान करना चाहूंगी कि घर के सारे काम छोड़ के उस दिन मतदान करने के लिए जरूर जाइए और अपना फर्ज निभाइए। जी, मतदान हमारा अधिकार है और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है, तो इसलिए हमें इस कर्तव्य का पालन जरूर करना है। 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद।